अब तक की कहानी में रुद्र रिहान को बतलाता है कि उसके दादाजी मंगल सिंह बहुत गरीब थे और इसी कोठी के मालिक कृष्ण बिहारी ने उन्हें धोखा दिया था। इसी बात का बदला लेने के लिए वे अपने पुत्र मतलब रुद्र के पापा सूर्य नारायण को यक्षिणी साधना कर उसे प्रेमी का रूप में सिद्ध करने को कहते हैं। बहुत जल्दी ही सूर्य नारायण एक यक्षिणी को अपनी प्रेमिका रूप में सिद्ध कर हमेशा उसके साथ रति क्रिया में लीन रहते थे। जब उन्हें अपने खानदान का वारिस चाहिए था तो उन्होंने कई मंत्र तंत्र करके उस यक्षिणी को एक इंसान का रूप दे दिया। किसी इंसान का जिस्म पाकर वह यक्षिणी और अधिक महत्वाकांक्षी हो गई और वापस यक्षिणी लोक में लौटकर राज करने के सपने देखने लगी। सूर्य नारायण को जब इसका आभास हुआ तो वे किसी अघोरी के पास गए, लेकिन जब वो वापस लौटा तो वह यक्षिणी उसके माता पिता की बलि चढ़ाकर यक्षिणी लोक का द्वार खोलकर रुद्र की भी बलि चढ़ाने वाली थी। सूर्य नारायण ने अभिमंत्रित तलवार से उस यक्षिणी को मार डाला और रुद्र को उस द्वार के बाहर फेंक दिया, लेकिन खुद कभी बाहर नहीं आ पाई। इसके बाद रुद्र की मुलाकात मालिनी से होती है, जिसे पिशाच द्वारा अगवा करके काट कर अपनी तरह बना देता है। जब रुद्र उसके पास जाता है तो वह उसे यक्षिणी लोक में जाकर एक विशेष फल लाने को कहता है। अब कहानी आगे। रिहान रुद्र की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनने के बाद कुछ सोचकर कहता है, तुम्हें तो यक्षिणी लोक का द्वार खोलने के लिए एक यक्षिणी पुत्र और एक शैतान की बेटी चाहिए। रुद्र हाँ में सिर हिलाता है और पानी पीने लगता है। रिहान पूछता है, लेकिन हमें एक यक्षिणी पुत्र और एक शैतान की पुत्री कहाँ मिलेगी? रुद्र मुस्कुराकर कहता है, एक और यक्षिणी का पुत्र तुम ही हो रिहान, और शैतान की पुत्री प्रेरणा है। रुद्र की बात सुनकर रिहान आश्चर्य सा उसकी तरफ देखकर कहता है, हैं? यह क्या बोल रहे हो तुम? मैं कोई यक्षिणी पुत्र नहीं हूँ। मेरी माता तो ममता जी थी और पिताजी सूर्यकांत, दोनों एक आम इंसान थे। रिहान कुछ आराम से बोला, शायद तुम्हें याद नहीं है रिहान, तुम्हारी छोटी माँ पायल ने तुम्हें बचपन में ही मार दिया था। उसके बाद ही नीलावंती के तांत्रिक प्रक्रिया करके तुम्हारे जिस्म में अपने पुत्र का अंश डालकर तुम्हें पुनः जीवित किया था। तुम्हारी माता ममता जी थी, लेकिन अब तुम्हारी माँ नीलावंती ही है और इसलिए तुम भी मेरी तरह ही एक यक्षिणी पुत्र हो, बस तुम्हारी शक्तियाँ मुझसे कुछ अधिक हैं। रिहान कुछ सोचते हुए बोला, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। मुझे कर्ण पिशाचिनी ने भी यही कहा था, लेकिन यह प्रेरणा का चक्कर क्या है? वह जन्म से ही शैतान की पुत्री है अथवा वह भी मेरी तरह है? रुद्र ने कहा, नहीं, वह भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। उसकी भी कहानी बहुत दर्द भरी है, सुनना चाहोगे? रिहान ने हाँ में सर हिलाकर जिज्ञासा से रुद्र को देखा। रुद्र ने बताना शुरू किया। उसकी कहानी मुझे उसकी डायरी से पता चली, जो मैंने कभी उसी के घर से चुराई थी। रुद्र उठा और दूसरे कमरे से एक डायरी लाया जो प्रेरणा की थी। रुद्र ने वो डायरी रिहान को दिखलाते हुए कहा, यही है वो डायरी जिसे मैंने प्रेरणा के घर से चुराया था। इसमें उसकी काफ़ी रोमांचक कथा लिखी है। रुको, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। यह कहकर रुद्र उस डायरी को लेकर एक सोफे पर पसर गया और पढ़ना शुरू कर दिया। मैं प्रेरणा, एक आम सी गरीब लड़की जिसके सपने कुछ खास नहीं थे। मैं बस पढ़ना चाहती थी और ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती थी। मेरा जन्म जहाँ हुआ था वो गांव बहुत मनहूस और बुरा था। वहाँ लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया करते थे और खेतों में दफना दिया जाता था। उसी गांव में रहने वाले गरीब किसान दंपति कमल और कुसमी ने मुझे जन्म दिया। मैं सौभाग्यशाली थी क्योंकि मेरे पिता दूसरों की तरह नहीं थे। उन्होंने मुझे अपने खेत में दफनाने की जगह अपने सर पर बिठाया और मेरी माँ ने भी मुझे बहुत प्यार किया। उस पूरे गांव में मैं ही एक इकलौती बची थी, जबकि सभी लड़के ही थे।
बहुत जल्दी मेरी शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में शुरू हो गई। वहां मेरे अलावा और कोई बालिका नहीं थी। जब मैं 5वीं पास हुई तो गांव के सरपंच मेरे पिता पर दबाव डालने लगे कि अब वो मेरी पढ़ाई रोक दे। लड़कियों को इससे ज़्यादा पढ़ाना समाज को खतरे में डाल सकता है। मेरे पिता नहीं माने और मुझे उन्होंने दूर मेरी नानी के पास भेज दिया। अब मैं सीधे शहर के स्कूल में पढ़ने लगी। यहाँ मुझे मेरी तरह कई लड़कियाँ मिली जिनसे मिलकर मैंने दोस्ती कर ली। मुझे माँ बाप की बहुत याद आती, लेकिन मेरी नानी ने मुझे कभी उनकी अधिक कमी महसूस नहीं होने दी। दिन ढलता गया और मैं वक्त के साथ और अधिक जवान और खूबसूरत होती गई। मेरे माँ बाप महीने में एक बार मिलने आते। वो दिन मेरे लिए रूह को सुकून देने वाला होता था। एक दिन अचानक मेरी नानी जी खत्म हो गई और मैं एक तरह से अनाथ हो गई। मेरे माँ बाप भी आए और उनका अंतिम संस्कार करने लगे। अंत में एक निहायत भद्दी शक्ल का आदमी जो कि करीबन 30 साल का होगा, वह आया और मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा। वह बिरजू था जिसे उसके बुरी संगत और अय्याशी के कारण नानी जी ने घर से बाहर निकाल दिया था। जब मेरे माँ बाप मुझे अपने साथ ले जाने लगे तब मेरी 12वीं की परीक्षा बस शुरू ही होने वाली थी। मेरे मामा जी बिरजू को जब यह बात का पता चला कि मैं नानी जी के साथ रहती थी तो उसने कहा, तुम अभी भी यहाँ रह सकती हो, यह तुम्हारा ही घर है, बस मुझे कोई एक कोना दे दो जहाँ मैं भी पड़ा रहूँगा। मेरे पापा मुझे उसके पास नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन मेरी माँ के सामने कैसे कहते कि उनका भाई नीच आदमी है। मेरी माँ की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और मुझे बिरजू के साथ अकेला छोड़कर चले गए। शुरुआत में सब ठीक ही था। बिरजू मामा मुझे बहुत कम ही नज़र आते। सुबह के 8 बजते ही किसी दारू बेचने वाली महिला के घर चले जाते और सीधे रात को बहुत नशे की हालत में आते। मैं उन्हें जो भी देती खाकर सो जाते। मेरे दिन कुछ मायूसी से बीत रहे थे। नानी के बिना खाली घर जैसे काटने को दौड़ता था। लगभग 1 हफ्ते के बाद ही बिरजू अपने दोस्तों के साथ हमारे घर में ही बैठकर दारू पीने लगा और जुआ खेलने लगा। मुझे बहुत गंदा महसूस होता था। मैं डरी सहमी सी अपने कमरे में बैठी रहती थी। मुझे कभी कभी वो लोग आवाज़ देते कि पानी लेकर आ या चखना लेकर आ, लेकिन मैं दरवाज़ा खोलकर कभी बाहर नहीं आती। सब कुछ ठीक ही था कि एक दिन मैं सुन रह गई। बिरजू अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था और आज वह बस हारे ही जा रहा था। जब वह पूरा कंगाल हो गया तो उसके दोस्तों ने हंसते हुए कहा, अब किसे दाव लगाएगा बिरजू? एक ने मजाक में कहा, अगर तू चाहे तो अपनी भांजी को दाव पर लगा सकता है। मैंने उसे कभी देखा नहीं है, लेकिन सुना है 12वीं में है तो कच्ची कली होगी। उस आदमी की बात सुनकर मैं बहुत अधिक डर गई और पलंग के नीचे छिप गई। बिरजू ने कुछ सोचकर कहा, अगर मैं उसे दाव पर लगा दूं तो तुम क्या दोगे? बस 1000 रुपये में कच्ची कली मिलेगी। बिरजू की बातें सुनकर उसके दोस्त कुछ गुस्सा हुए और गालियां देते हुए बोले, हराम जाते, सबको अपने जैसा चोर कंगाल समझता है। यह ले पैसे, यह ले पैसे, चल खेल अब दाव। बिरजू उन पैसों को देखकर बहुत खुश होने लगा और जल्दी से पत्ते बांटने लगा। बहुत जल्दी ही बिरजू हार गया और उसके दोस्त बिरजू पर हंसते हुए बोले, अब देख कैसे इसी जुए खेलने वाली चादर पर हम तेरी भांजी को नंगा सुलाते हैं। हेलो दोस्तों, तो क्या प्रेरणा उन दरिंदों से बच पाएगी? आगे प्रेरणा के साथ क्या होने वाला है, यह जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है।